प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्लास 11th के लिए जो अपना लेक्चर लिया था वो लिया था हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पर, यानी विस्थापन और दूरी पर। हमने विस्थापन और दूरी को और गति को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होता है, टाइम कोऑर्डिनेट क्या होता है और ग्राफ्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन पर कुछ थोड़ी चर्चा करती। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आज हम, और थोड़ा सा अब दो भौतिक राशियों को और इसमें इंक्लूड करेंगे, वेग और चाल। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों आज शुरू करते हैं हम औसत वेग और औसत चाल। औसत वेग और औसत चाल ये क्या है? बच्चों हमने विस्थापन पढ़ा था, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्ट्रेट लाइन मोशन में, प्रारंभिक अंतिम स्थिति और माइनस प्रारंभिक। यहां पर दो भौतिक राशियां और आ रही है, वेग और चाल। वेग जो है विस्थापन पे निकाला जाता है कि कितना विस्थापन कितने समय में वस्तु का हो रहा है। कार गति कर रही है तो कितना विस्थापन कितने समय में हो रहा है। एक तरह से हम उसकी गति की स्पीड का अंदाजा लगा रहे हैं, परंतु यहाँ पर स्पीड अलग चीज हुई, चाल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना विस्थापित हो रही है कार कितने समय में, तो उसे हम कहते हैं औसत वेग, और उसे लिखते हैं v और ऊपर लगाते हैं बार। अब अगर अंतिम स्थिति x2 है, प्रारंभिक स्थिति x1 है और t2 माइनस t1 ये समय अंतराल है, तो इसको लिखते हैं हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और ये कहलाता है औसत वेग। अगर डेफिनेशन के हिसाब से लिखेंगे तो एकांक समय में विस्थापन को हम कहते हैं औसत वेग, या विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को हम कहते हैं औसत वेग। और SI यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड। मीटर हो गई विस्थापन की और पर सेकंड डेल्टा टी की। और विमी डायमेंशनल एनालिसिस जो है कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र इसका होता है, सिंपल है विमीय सूत्र, आप निकाल सकते हैं। विस्थापन के लिए L अपॉन टी, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, या LT माइनस 1 ऊपर ले लेंगे घात, तो ये विमा इसकी -1 है समय में, तो LT -1 इसका हो गया विमीय सूत्र। ये तो हो गया औसत वेग। हम इस औसत वेग को अभी और अच्छी तरह समझ लेते हैं। हमने एक ग्राफ की बात करी थी, एक ग्राफ लिया था हमने इस तरह से कुछ, याद करिएगा। एक कल वाले लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में एक ग्राफ इस तरह से बनाया था। उसमें हमने 3 फेजेस लिखे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और उस ग्राफ से पहले हमने बात करी थी यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति। एक समान गति वह गति होती है जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। तो एक्सटी ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, जो इस सेकंड ऑप्शन को है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक समान समय में समान दूरी तय कर रही है। समान समय में समान विस्थापन भी कह सकते हैं। तो अगर मैं इस सूत्र से कहूं तो समान समय में समान विस्थापन, तो v का मान तो नियत ही आएगा। तो यहां क्या होता है? v का मान क्या होता है? नियत। v क्या है? नियत। परंतु इस केस में क्या है? 0। अगर मैं यहां पर ले लूं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरह से ले लें सेकंड्स में, और इधर ले लें हम 100 150 110 10 लेते हैं, 120 130 140 150 मीटर में ले लें x। तो 0 से लेके 8 तक विस्थापन, समय के साथ विस्थापन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ v का मान विस्थापन बटे समय क्या बढ़ता जा रहा, यानी v इंक्रीज कर रहा है। ये है असमान गति, ये है एक समान गति। यहाँ पे तो समान समय में समान दूरी दे रही है, यहाँ असमान गति, और यहाँ बहुत धीमे धीमे घट रहा है। यहाँ पे v क्या है? घट जाएगा, क्योंकि विस्थापन बटे समय का मान कम आएगा, बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। आप देख रहे होंगे x का मान पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा, धनात्मक दिशा में बढ़ा। यदि x का मान, विस्थापन का मान धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है, तो इस वेग भी क्या होगा? धनात्मक होगा। इस वाले पोर्शन को अगर मैं इनलार्ज करूं तो कुछ इस तरह का मिलता मुझे, और 0 2 4 6 8, और यहां ले लेते हैं 20 40 60 80 मीटर। और ये दो बिंदु ले लेते हैं P1 एंड P2। इन दो बिंदुओं को मैंने यहां पर मिला दिया।
अब यहां अगर मैं एक सर्किल इसे डॉट 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 कर दूं तो ये हो गया आपका x2 माइनस x1, x2 पोजीशन हो गई, ये x1 पोजीशन हो गई, ये x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, x2 माइनस x1 हो गया विस्थापन, और ये हुआ आपका समयांतराल t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 इस कोण का ढाल देता है, जिसे कहते हैं प्रवणता, ग्राफ की प्रवणता या वेग। यानी xt ग्राफ का ढाल बताता है औसत वेग, xt ग्राफ का ढाल बताता है औसत वेग। तो ये ढाल अगर आप ध्यान से देखें तो ये ढाल जो है अगर हम हर बिंदु पर लें तो ये बढ़ता जा रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है, यहाँ कांस्टेंट है, हर बिंदु पर ढाल क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, तो वेग कम है, यहाँ पे ढाल घटता जा रहा है। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होगी, तात्कालिक वेग की बात होगी, तो उसमें ये और क्लियर होगा कि जो हमने स्पर्श रेखा से यहाँ पे ढाल को दिखाया है, क्यों दिखाया है, उसको मैं अभी नहीं कर रहा, हम जब उस चैप्टर में इस चैप्टर में अगले टॉपिक की बात करेंगे जब, तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा वेग। वेग धनात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर वस्तु जा रही तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तब वेग धनात्मक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। वेग अगर अपोजिट आ रही है 5 3 3 माइनस 5 माइनस 2 तो क्या होगा, वेग नेगेटिव होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वेग नेगेटिव होगा। और विस्थापन 0 हो गया तो वेग भी 0 हो गया। यानी कि औसत वेग जो है पूरी तरह विस्थापन पर निर्भर करता है, वो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन के आधार पर ही वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। और ये भी याद रखिएगा कि वेग क्या है, जैसे विस्थापन एक सदिश राशि है वैसे ही वेग भी एक सदिश राशि है। ओके, यहां हम केवल धन और ऋण से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ वेक्टर को अलजेब्रा नहीं लगानी पड़ती ज्यादा, स्टेट अभी बाद में हमें जब हम मोशन इन द प्लेन की बात करेंगे तो वहां वेक्टर का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं साथ ही में इसी में कुछ हम ग्राफ और की बात कर लेते हैं कि कब वेग धनात्मक है, कब वेग ऋणात्मक है, कब वेग शून्य है, इस पर और थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे। 3 ग्राफ बनाऊंगा मैं यहां पर, एक्स टी ग्राफ के 3 ग्राफ बनाऊंगा मैं। एक तो ये बनाया मैंने, और एक बनाया ये, और एक बना दिया जी। तीनों में जो तीसरा वाला है वो आप जानते हैं एक्स टी, एक्स बदल ही नहीं रहा टी के साथ, विस्थापन चेंज ही नहीं हो रहा। विस्थापन चेंज होता है विरामावस्था को शो कर रहा है, और विरामावस्था में वेग शून्य होता, तो यहां वेग कितना है, शून्य है, क्योंकि विस्थापन क्या है, शून्य है। यहां क्या है, हालांकि यूनिफॉर्म मोशन के हैं दोनों के तीनों ग्राफ, यहां क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो तो विरामावस्था है। तो ये 2 ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान समय में समान दूरी तय करना है, समान समय में समान दूरियां तय हो रही हैं, समान विस्थापन हो रहा है, समान समय में समान विस्थापन हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है, इसलिए विस्थापन दूरी में कोई अंतर होगा नहीं। परंतु बच्चों यहां पर क्या है, वेग क्या है, नियत है, वेग क्या है, नियत है। ये ढाल लेंगे आप तो ये क्या है, नियत है, और धनात्मक दिशा में है तो वेग नियत है और धनात्मक है। यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में, विस्थापन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, विस्थापन घटता जा रहा है, 0 हो गया, समय बढ़ता जा रहा है, तो वेग घट रहा है। क्या है, वेग घट रहा है। यहां पर वेग नियत तो है, नहीं घट नहीं रहा, सॉरी, वेग नियत है, परंतु क्या है, ऋणात्मक। ये यूनिफॉर्म मोशन के हैं, केवल इसको दिखाने के लिए कि धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। इन ग्राफ्स का हमने यहां पर प्रयोग किया है। अब आता औसत चाल। क्या है औसत चाल? चाल शब्द से हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि बंदे की चाल बहुत तेज है भैया, बहुत तेज चलता है, कुछ कम समय में ज्यादा चलता है, और कोई कम समय में बहुत धीमे चलता है, बड़ा सुस्त चाल वाला आदमी है, अब बड़ी सुस्त चाल है यार तुम्हारी, ऐसा कहते हैं। तो चाल शब्द से हम ये करते हैं कि कोई वस्तु कितना तेज चल रही है या धीमे चल रही है, कितना तय कर ले रही है। तो इसमें कहीं पर भी दिशा का ज्ञान नहीं लेते हम। वेग में हम दिशा का ज्ञान लेते हैं, विस्थापन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, परंतु चाल में हम केवल लंबाई देखते हैं, कितना पथ तय करा, यानी कुल पथ लंबाई। यहां लेंगे हम कुल पथ लंबाई, जो हम दूरी भी कहते हैं, जैसे पथ लंबाई को, पाथ लेंथ को, बटे समय अंतराल। एक निश्चित समय अंतराल में कुल कितना पथ तय करा, इसे हम कहते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे समय अंतराल। एकांक समय में चली गई कुल दूरी उसे कहते हैं चाल,
औसत चाल। तो चाल को हम समय के सापेक्ष निकालते हैं, कोई वस्तु कितना तेज चल रही है, कोई वस्तु कितना धीमे चल रही है। एसआई यूनिट में मात्रक इसका कोई बदलेगा नहीं, वही होगा एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, और वी में सूत्र LT -1 सेम चीजें होंगी। और इसके बाद हम बच्चों तात्क्षणिक वेग और समय की बात करेंगे, पर उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं, यहां पर देखें। तो बच्चों अब हम एक ये न्यूमेरिकल करेंगे। कोई कार एक सरल रेखा OP के अनुदिश गतिमान है, O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है, फिर 6 सेकंड में स्थिति Q पर वापस आ जाती है। कार के औसत वेग और औसत चाल की हमें गणना करनी है। कार O से P तक जाती है, और जब वो O से P तक जाकर पुनः Q पर वापस आए, दो कंडीशन में हमें निकालना है, औसत वेग और औसत चाल, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कार O से P तक जाती है, O से P तक, ये आपका ग्राफ बना हुआ है पोजीशन कोऑर्डिनेट। O से P तक जाती है तो कितनी दूरी तय करती है कार? 0, 40, 80, 120, 160, 200, ये 360 मीटर, यानी कि कुल दूरी तक विस्थापन कितना है O से P तक? 360 माइनस 0। तो हम इसको नोट करते जाएंगे यहां पर। विस्थापन O से A वाले को कर रहे हैं हम, इसमें O से P तक विस्थापन लेंगे पहले। विस्थापन तो वो हमारा x2 माइनस x1, यहां पर x2 है आपका 360 और x1 यहां पर मूल बिंदु O से जा रही है तो 0 बराबर हो गया 360 मीटर। समय अंतराल कितने सेकंड में गई है? तो वो आपके लिखा था 18 सेकंड में P तक पहुंचती, O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है। तो डेल्टा T जो है वो है आपका T2 माइनस T1 बराबर जो होता है वो है 18 सेकंड। एक कार सरल रेखा में गतिमान हो रही है और कार O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है, तो हमें पहले O से P तक ही निकालना है 18 सेकंड में। अब इसमें औसत वेग कितना होगा इसको निकाल लेते हैं। औसत वेग बराबर डेल्टा x, ये हो गया आपका डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा x है आपका 360 और ये है 18 दूनी 36, 0 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आपका वेग आया। औसत वेग कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। अतः अब इस स्थिति में औसत चाल का परिमाण कितना है? हमें औसत वेग और औसत चाल निकालनी है। कार O से P की ओर जा रही है, राइट साइड, एक ही दिशा में जा रही है। तो मैंने जैसे बताया था अभी आपको कि जब एक ही दिशा में जा रही है तो औसत वेग और औसत चाल में कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि औसत चाल भी इसमें कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर लिख लेते हैं अगले स्टेप में, औसत चाल भी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। ये हमेशा याद रखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी सरल रेखा में गति में हम बात कर रहे हैं। जब वस्तु एक ही दिशा में जा रही है, कार एक ही दिशा में जा रही है, वापस नहीं आ रही, सीधी जा रही है, वापस नहीं आ रही, एक ही दिशा में जा रही है, तो औसत वेग और औसत चाल बराबर होंगे, क्योंकि विस्थापन भी बराबर है, विस्थापन और दूरी भी बराबर है, क्योंकि पथ लंबाई जो दूरी कहते हैं वो भी विस्थापन के बराबर ही है। अब जब वो O से P तक गई, फिर अब वापस Q में आइए, Q में आइए, ये हमारी 6 सेकंड में वापस आइए, तब हमें निकालना है। अब O से P तक गई, P से Q तक आई, तो कुल पथ लंबाई कितनी है हमें वो ले लेंगे हम यहाँ पर। अब B वाले को करेंगे हम। तो इसमें अंतर यह है कि विस्थापन और पथ लंबाई एक नहीं है, तो कुल पथ लंबाई जो हो कवर्ड है वो है, देखिए 360, और उसके बाद ये इधर को आइए P से Q तक, तो P से Q तक के बीच में कितनी है ये? 40, 40, 40, 1, 2, 3, 40 तियां 120, यानी 360 प्लस 120 मीटर, यही है जी। तो ये कितना हो गया? 0, 6, 2, 8, 3, 1, 4, यानी 480 मीटर टोटल कवर किया है। और विस्थापन कितना है? अभी भी विस्थापन अब कितना है? प्रारंभिक स्थिति कितनी थी? x2 माइनस x1, x2 है उसकी अंतिम स्थिति 240, और प्रारंभिक स्थिति कितनी थी? O से
ओ से पी तक गई फिर वापस क्यू में आई, प्रारंभिक स्थिति तो हम 0 ही लेंगे ना। ओ प्रारंभिक स्थिति यहां से गई क्यू तक, फिर पी तक गई और फिर वापस क्यू में आई। अंतिम स्थिति ये हो गई, प्रारंभिक स्थिति ये हो गई 240 माइनस 0, और ये हो गया आपका बराबर कितना 240 मीटर। ये हो गया आपका डेल्टा एक्स। अब निकाल लेते हैं यहां पर औसत वेग और औसत चाल। ये दूसरे केस में कर रहे हैं हम, बी इसको हल कर रहे हैं। औसत वेग विस्थापन कितना है 240, समय कितना लगा, अब समय भी देखिए, समय अंतराल जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी कितना है यहां पर 18 सेकंड में पी तक पहुंचे और 6 सेकंड में इधर, यानी कि कुल समय अंतराल कितना है 24। 18 6 24, 24 से 24 करिए 10 मीटर पर सेकंड। क्या औसत चाल भी इतनी है? वो नहीं है इतनी। क्यों? क्योंकि कुल पथ लंबाई अब जो है कितनी 480 कुल पथ लंबाई लेते हैं और बटे समय उतना ही है 24 दूनी 48 20 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है हल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि औसत वेग और औसत चाल हमेशा की केस में बराबर नहीं होते हैं, केवल स्ट्रेट लाइन मोशन में जब एक ही दिशा में जाते हैं तो औसत वेग और औसत चाल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कार्यक्रम खत्म होता है, इस चैप्टर का ये भाग खत्म होता है। न्यूमेरिकल भी लिया हमने इसका, औसत वेग तथा औसत चाल से संबंधित। कल हम लेंगे तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग।